तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द लायन किंग के बारे में, जो कि कुछ एक सालों पहले आपको देखने को मिली थी। आप में से किसी सब्सक्राइबर का कमेंट था कि इस मूवी के ऊपर एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेकर आओ। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, इसी मूवी के ऊपर बात करने जा रहे हैं द लायन किंग। इसकी एक तरह से एक्सप्लेनेशन, रिव्यू और फैक्ट और अपडेट, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग और इसमें जो भी कैरेक्टर देखने को मिले और किस किस ने इसमें एक तरह से वीएफएक्स का काम किया, सारी कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आप भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, उस सीरीज या मूवी का नाम लिख दीजिए। क्या पता अगली वीडियो आपके ही टॉपिक पर हो। तो दोस्तों, इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करते, चैनल पर नए हो तो सबसे पहला आपको सब्सक्राइब करना है भाई। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन, वीडियो सब कुछ आप तक पहुंचती रहेगी। साथ ही साथ बेल आइकन तो दबाना ही है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको जिस भी मूवी के बारे में जानना हो आप कमेंट कर सकते हो। आज हम लायन किंग के बारे में जान रहे हैं, इसकी सारी डिटेल हमने आपको बता दी थी। साथ ही साथ और भी जितनी अपडेट निकल कर आ रही थी सारी की सारी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी के साथ इसका जो अगला पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है उसके ऊपर भी हम एक तरह से जितनी भी अपडेट थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। जो अगला पार्ट है वो ऑफिशियल रूप से शूट कर लिया गया है और पूरा रेडी तैयार है, और वो बहुत जल्द यानी कि 2024 में ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो एक तरह से द लायन किंग है, आप डिज्नी हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर अभी इसे देख सकते हो। डिज्नी एक तरह से हॉटस्टार पर ये अवेलेबल है, आप उस पर जाकर इसे देख सकते हो। बाकी और अदर भी साइड है जहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हो। साथ ही साथ मार्केटिंग के बारे में भी कई एक तरह से डिटेल हैं, वो उनके बारे में हम जान लेते हैं। द लायन किंग का पहला टीज़र ट्रेलर को अधिकारी टीज़र पोस्टर 22 नवंबर 2018 को वार्षिक डेबल्स कॉल थैंक्सगिविंग द गेम के दौरान जारी किया गया। तो दोस्तों, द लायन किंग के बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या स्टोरी आपको देखने को मिली थी। बेसिकली जो स्टोरी थी वो एक तरह से एक शहर के बच्चे के ऊपर थी, जो कि किस प्रकार से स्ट्रगल करता है और कहां से कहां पहुंच जाता है। इसी पर एक तरह से ये स्टोरी बेस है, और साथ ही साथ वो जंगल का राजा बन चुका था। इसी पर पूरी स्टोरी ये बेस है, और कॉमेडी भी आपको इसमें देखने को मिली है। साथ ही साथ एक्शन सीन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और वीएफएक्स की बात की जाए तो वीएफएक्स भी एक नंबर है। और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया। अब इसके कैरेक्टर के बारे में कुछ डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और इसके बारे में जानना चालू करते हैं। ट्रेलर को पहले 24 घंटे के अंदर 224.6 मिलियन बार देखा गया टोटल ऑल ऑफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलाकर, जो सबसे अधिक देखे बार जाने वाला टीजर था। ये समय अवधि में दूसरे सबसे अधिक देखा जाने वाला टीजर था। और 24 फरवरी 2019 को 91वें अकादमी पुरस्कार के दौरान रेफरेंट के रूप में जॉन कार्नी की आवाज़ वाली एक विशेष झलक और नए पोस्टर जारी किया गया। और 10 अप्रैल 2019 को डिज्नी ने एक फुटेज के साथ अधिकारी ट्रेजर जारी किया, जहां पर स्कार, जार्जू और सिम्बा का पता चला, और नाला और मुख्य रूप से टिमोन और चुर्बन और लगड़बग के बारे में बताया गया। पहले 24 घंटे के अंदर 175 मिलियन व्यू बार देखा गया, यानी व्यू पहुंच चुके थे। और डिज्नी के इन्वेस्टर के नए डे 2019 में वेब स्कॉट पर किया गया, और 30 मई 2019 को 11 व्यक्तिगत चित्रण इसके यानी एक तरह से पोस्टर जारी किए गए, और एक विशेष झलक जिसमें कि बॉर्डन नॉल स्टोन और विली माइकन और सेट रोजन की आवाज़ क्रम से नाला, टिमन और चुर्बन के साथ 3 जून 2019 को जारी की गई। साथ ही साथ दोस्तों, प्री प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया, और लॉन्चिंग भी बहुत तगड़ी मैंने जैसे कि बताया, और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा देखने को मिला। साथ ही साथ इस एक तरह से मूवी ने बहुत अच्छा एक तरह से रिकॉर्ड बनाया, और एक तरह से बहुत अच्छे व्यू हासिल किए बहुत कम समय में। और साथ ही साथ लगभग 145 मिलियन डॉलर खर्चे किए। टीजर ने फिल्म के प्रचार में लगभग 145 मिलियन डॉलर का खर्च किया गया। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ इंडिया में इतनी की तो एक तरह से मूवी बनती, इतना इसमें प्रमोशन में खर्च कर दिया गया। और साथ ही साथ एल्चोर यूटिन द्वारा लिखित फिल्म का एक टाइन इन उपन्यास 4 जून 2019 को डिज्नी पब्लिक वाइटन द्वारा प्रकाशित किया गया। और फिल्म के ट्रेलर के बाद ये दावा किया गया कि यह डिज्नी की 1994 की फिल्म शॉट फॉर शॉट का रीमेक है। और 30 दिसंबर 2018 को डिज्नी के प्रोडक्शन अध्यक्ष सीनी बेल्स ने कहा कि जबकि फिल्म उनके हिस्सों का सामना और प्यार करेगी जो कि दर्शक चाहते थे। फिल्म में ऐसी चीज़ें होगी जो कि लोगों को एक तरह से चौंका देगी। साथ ही साथ इसी के साथ इस मूवी को एक तरह से बनाया गया था। और द लॉयन किंग का प्रीमियम 9 जुलाई 2019 को हॉलीवुड में हुआ। और फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 जुलाई 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया। और IMAX में 3D में और अलादी टर्न स्टोर्स 4 और कैप्टन अमेरिका और स्टार वर्स और द राइज ऑफ द स्क्रीन के साथ डिज्नी प्लस पर रिलीज होने वाली पहली नाटकीय फिल्मों में से एक थी। ये फिल्म अपने घरेलू रिलीजिंग के सप्ताह में लगभग 12 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होने लगी। और द लायन किंग ने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा 11 अक्टूबर 2019 को डिजिटल HD पर रिलीज की गई। इसके बाद एक जैसे 22 अक्टूबर को DVA ब्लू रे और स्टार HD ब्लू रे की रिलीजिंग की गई। इसकी स्ट्रीमिंग जनवरी में डिज्नी प्लस पर शुरू हुई और 28 से 2020 से लेकर 3 अप्रैल 2020 को भारत में डिज्नी हॉटस्टार के लॉन्च के साथ फिल्म को भारत में कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस द लॉयन किंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में लगभग बस एक तरह से 543 बिलियन एक तरह से आंकड़ा पार किया और क्षेत्र में 1.119 बिलियंस की कमाई की, जिसमें दुनिया भर में 1.663 बिलियन की कमाई की। और इस फिल्म ने टोटल मिलाकर 186 बिलियन की वैश्विक रूप से यानी वर्ल्ड वाइड कमाई की, जो अब तक की 9वीं सबसे बड़ी है और किसी एनिमेशन फिल्म के लिए सबसे ओपनिंग है। और 30 अप्रैल 2019 को द लायन किंग ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। द लायन किंग अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रीमेक है 2019 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी थी। और डेट नाइट हॉलीवुड ने सभी खर्चों और राजस्व को मिलाकर एक तरह से टोटल लाग $580 बिलियन का आंकड़ा बताया है। जी हाँ दोस्तों, टोटल मिलाकर इस मूवी ने इतना एक तरह से मुनाफा दिया है संयुक्त राज्य और कनाडा में इसे 24 एक तरह से जून 2019 को रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ संयुक्त राज्य में भी इसने बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन किया और लोग द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। साप्ताहिक रूप में 150 से 170 मिलियन डॉलर्स की कमाई की। घरेलू क्षेत्र के अंदर यानी लोकल एरिया के अंदर एक तरह से बोला जाए तो प्रदर्शन बहुत गजब का था। और साथ ही साथ और भी कई एरियो में यानी वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज़ किया गया और बिलियंस ने इसमें एक तरह से बिलियंस में इसने कलेक्शन दिया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। साथ ही साथ अन्य प्रदेशों में भी इसने 10 दिन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। और पूरी नीचे लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से देख पाओगे कहाँ कहाँ से कितना कितना है। साथ ही साथ इसने अवार्ड जीता, पीपुल्स चैड अवार्ड्स 10 नवंबर 2019 को इसने जीता, जो कि इसे एक स्पेशल कार्टून एनिमेटेड फिल्म एक तरह से बच्चों के लिए बनाई गई है, इसलिए इसे दिया गया। और मीडिया एक तरह से अवार्ड 20 नवंबर 2019 को और हॉलीवुड पोस्ट एरियाज अवार्ड 21 नवंबर 2019 को, ग्रीन अवार्ड रिकॉर्ड 2020 को। साथ ही साथ 19 दिसंबर 2019 को स्पॉटन अवार्ड, 2 जून केपलर हॉलीवुड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स इसने जीता। साथ ही साथ और भी कई अवार्ड जीते जिनके बारे में भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और साथ ही साथ इसी के साथ 26 अक्टूबर 2021 को स्टेशन अवार्ड भी इसने जीता था। तो दोस्तों टोटल मिलाकर अवार्ड सब कुछ मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इसके अंदर जो कैरेक्टर एक तरह से इसे डायरेक्ट करते हुए नजर आया उसमें वॉइस दी उसके बारे में भी हम जानते हैं। पहले इस मूवी की एक तरह से डायरेक्टर है उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसका जो अगला पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है उसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका अगला पार्ट ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिलने वाला है जिसका टाइटल एक तरह से अभी मैं एक तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। जहाँ तक उसका टाइटल जैसे ही एक तरह से अपडेट हो जाता है
तो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों लॉयन किंग के बारे में भी जितनी अपडेट हैं वो सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इसी के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं, जिनका नाम एक तरह से है जॉन फेरू। जी हाँ दोस्तों, जॉनथन कोलिन फेरूप। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1986 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता और फिल्म निर्माता है। एक अभिनेता के रूप में फेरव्यू रूडी 1993, PCU 1994 और सिंगर्स 1986 और मेरी बॉड थिंग्स 1998, डीप इम्पैक्ट 1998, द रिप्लेंट 2000 और डैरमिट और 2003 जैसी कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं। द ब्रेक ऑफ 2006 और किस्टन 2008, कैंपरिस्टन 2006 और आई लव यू मैन 2009, पीपल्स लाइव एस 2012, द वुल्फ ऑफ द वॉल स्टीव 2013, शो 2014 और मार्वल स्टूडियोज द्वारा बनाई गई कई फिल्में थी। जॉनथन कॉलीफेरस का जन्म 19 अक्टूबर 1986 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 156 साल है। दोस्तों इनके बारे में भी जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और साथ ही साथ अब इनके बारे में भी और डिटेल में आपको बताता हूँ। इन्होंने एक तरह से ग्रेजुएशन ली क्लूज कॉलेज से और मुख्य रूप से ये एक फिल्म निर्माता अभिनेता है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। 1948 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी के साथ इनके ऊपर भी एक मूवी बन चुकी है जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और जो है टैटन इनके जीवन साथी यानी इनकी वाइफ का नाम है और 2000 के अंदर इन्होंने शादी की थी और इनके 3 बच्चे भी हैं। एक फिल्म निर्माता के रूप में फेलवर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आयरन मैन 2008, आयरन मैन 2 2018 फिल्म का डायरेक्शन किया और उन्होंने एवेंजर्स 2012, आयरन मैन 2013 का भी डायरेक्शन करते हुए नजर आए और एवेंजर्स एंड इन्फिनिटी ऑफ अल्ट्रॉन और इन्फिनिटी वॉर में भी देखने को मिले। स्पाइडरमैन होम किंग 2017 एवेंजर्स एक तरह से इन्फिनिटी फिल्म के लिए भी कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हुए नजर आए। वॉर 2018, जी हाँ दोस्तों, वॉर जो मूवी आई थी एक तरह से मार्वल्स की, और एवेंजर्स एंड गेम 2019, स्पाइडरमैन वॉर ऑफ होम 2019 और स्पाइडरमैन नो वे होम। साथ ही साथ उन्होंने एल्फ 2003, जैनथून द स्पेंड एडवेंचर 2008 और साथ ही साथ द जंगल बुक जैसे कई, द लायन किंग 2019 का भी एक तरह से डायरेक्शन किया है। साथ ही साथ फेरबी स्टार वॉर्स जितनी पर मूल श्रृंखला द मैंडोरियन 2019 से वर्तमान तक इसका भी एक तरह से डायरेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं मार्वल स्टूडियोज़ की एक और नई सीरीज रिलीज हुई है जिसका एक तरह से टाइटल है इन्वेंशन, एक तरह से सीक्रेट इन्वेंशन। जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दी हैं, आप जाकर ऑप्शन लूप से देख सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ और भी कई अपडेट है वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ द बुक ऑफ बॉर्न फेट के लिए एक लेखन कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हुए नजर आए हैं। वह पहली प्रोडक्शन कंपनी को बैनर वैल्यूज और एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म निर्माण करते हुए नजर आए हैं। टेलीविज़न कुकीज श्रृंखला द शो में प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में एक तरह से अपने करियर के अंदर डायरेक्शन के रूप में एक तरह से निभाई है, जिनके अंदर कई सुपरहिट फिल्में हैं। और जिस प्रकार से आपने नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि कितनी सुपरहिट ये मूवी है और कितना ज़बरदस्त इन्होंने कलेक्शन किया है। और साथ ही साथ इनकी अपकमिंग मूवीज़ के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सा मसाला आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। सारी की सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जॉनथन कोलियर फेरेस का जन्म है 19 अक्टूबर 1986 को होसिंग न्यूयॉर्क में हुआ। वे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक
मैडलिन, जिनका जन्म 1980 में न्यूयॉर्क में से मृत्यु हो गई थी, वो ओशन के एक विशेष शिक्षक के एकमात्र संतान थे। फेयरबर्न ने 1984 में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक स्कूल, द ब्राउन ऑफ हाई स्कूल ऑफ साइंस में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और अपनी पढ़ाई छोड़ने से पहले वो 1984 से 1987 तक क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया और कॉलेज के लिए उन्होंने दोस्तों फिशन पोलक के यहाँ पर हैरसन खेल में उनकी क्षमताओं के कारण फेयरबर्न को जॉन हैरकन का उपन्यास में जारी किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ फेयरबर्न ने 1984 के अंदर मुख्य रूप से मुख्य भूमिकाओं में अपना किरदार निभाया और प्रतिभाशाली छात्रों के रूप में एक स्कूल के अंदर बॉक्स ऑफ हाई स्कूल के साथ स्नातक किया। और इनकी स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो शिकागो में रहते हुए फेयरबर्न ने स्टीफन हिडरूड 1993 में एक ट्यूटर डी बॉन्ड के रूप में काम किया और सोनी सीन के साथ अपनी पहली भूमिका मिली और फेयरबर्न की मुलाकात विंकी वॉन में हुई, जिन्होंने इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई। शूटिंग के दौरान अगले वर्ष जब जेरेन पिन के साथ कॉलेज फिल्म PCU में और सिनफील्ड के 1994 के एपिसोड द फायर में एरकिन द क्लैश के रूप में दिखाई दिए और फेयरबर्न इसके बाद लॉस एंजल्स चले गए, जहां पर उन्होंने 1986 में फिल्म स्विमिंग के साथ एक अभिनेता पटकथा लेखन के रूप में अपनी सफलता हासिल की, जो कि टाइटन वॉल्स के रूप में वॉल्स की सफल भूमिका भी थी, जो कि फेयरबर्न के टूटे हुए दिल वाले एक माइकल पिट की कहानी थी। 1987 में वह एक टेलीविजन सिमस्टोन वेड में एक एपिसोड के लिए पीट बेकर मॉर्निंग ब्लूज के करोड़पति प्रेमी के रूप में एल्बर्ट के प्राइबिन और प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। फेयरबर्न ने 1986 और 1997 में दोनों में स्कैन कॉमेडी श्रृंखला टीशन टेक्स ऑन में अभिनय किया और फेयरबर्न को डीफ इनफैक्ट 1998 में गोस्पोर्टन की भूमिका मिली और उसी वर्ष वेरियन बैड थिंग्स 1998 में फेयरबर्न के साथ फिर से जुड़े और 1999 में उन्होंने विश्व हेलवेट चैंपियन रॉक मॉर्सन के लिए जीवन पर आधारित टेलीविजन रीक रोबन में इसमें अभिनय किया और बाद में वे लव एंड सेक्स 2000 के अंदर फेमन मोस के सह कलाकार के रूप में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एक हॉलीवुड निर्देशक के रूप में, जो कि अपनी पटकथा के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए भीड़ के सहयोग में किस्टोन मोलिन के पटकथा विकसित करने में दिलचस्पी रखते थे और 2001 में उन्होंने एक और लिखित पटकथा मैडन के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में हासिल की और मैड ने एक बार फिर से उन्हें एक स्विमिंग से कलाकार विस्फोन के साथ जोड़ा और फेयरबर्न ने डिनर ऑफ फ्राइन नामक टीवी श्रृंखला में भी अभिनय किया, जो कि 2001 से 2005 तक केवल टीवी चैनलों पर IFSC पर प्रसारित हुई। साथ ही साथ वह 2001 में कॉलेज ड्रामा अनडिजन में एक एपिसोड के लिए अधिकृत निर्देशक थे और फेयरबर्न को 2003 की फिल्म डेयर डी 2003 में वकील फॉर्गन ने इसके रूप में कुछ स्क्रीन समय बिताया। साथ ही साथ द बिग स्टीफन 2003 के अंदर अभिनय किया। दोस्तों मूवी का जो बजट था उसकी बात की जाए तो 250 से 300 मिलियन डॉलर था और मूवी ने जो कलेक्शन किया वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़बरदस्त था। जी हाँ दोस्तों, 1.8 बिलियन लगभग इसने कलेक्शन किया था पूरी दुनिया भर में और मल्टीपल लैंग्वेजों में, जैसा कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और अमेरिका के साथ और भी कई कंट्रीज में देशों में इसे रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेज थी और इसी के साथ इसका शायद तक दूसरा पार्ट एक तरह से आ सकता है, अभी कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है और दूसरा पार्ट आपको बहुत जल्द शायद देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त था और इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ तकरीबन एक तरह से मैं आपको बताऊं तो 150 मिनट से 160 मिनट के लगभग थी। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन, रिव्यू, सारी कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी है, तो वीडियो को लाइक कर दे और इसके एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। साथ 28 अप्रैल 2006 को ये घोषणा की गई कि रेफ्यू को लंबे समय से प्रतिष्ठित आयरन मैन फिल्म का निर्देशन करने के लिए साइन इन किया गया था और 2 मई 2008 को रिलीज हुई। ये फिल्म बेहद आलोचनात्मक और व्यापारिक रूप से सफल मूवी थी। जी हाँ दोस्तों, इसके निर्देशक के रूप में फेयरबर्न की प्रतिष्ठा मौजूद थी और पैरामाउंट के साथ उनके गठबंधन के तहत आयरन मैन पहली मार्वल निर्माता फिल्म थी और फेयरबर्न ने निर्देशक के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और आयरन मैन ने शुरुआती दशकों के दौरान फेवरेट टोन स्टान के ड्राइव हैम्पर हॉल के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने मार्वल
नाइट्स और साथ ही साथ इसी के साथ आयरन मैन विद अलायंस बैगन शीर्षक की एक योजनाबद्ध लघु श्रृंखला के दौरान अंक लिखे और जो कि नवंबर 2008 में फैरबन ने फिल्म की अगली कड़ी आयरन मैन 2 का निर्देशन और कार्यकारी निर्माता किया। और आयरन मैन ने 3 का निर्देशन नहीं करेंगे लेकिन एक कार्यकारी निर्माता बने रहेंगे। और फैरबन जॉन स्टीन ने जुड़ते 30वें निर्देशक थे और जो कि एडवन रायन बोजन के शानदार अंतरिक्ष से नायक का फिल्म रूपांतरण था। साथ ही साथ हालांकि उन्होंने अंततः इसका निर्देशन नहीं किया लेकिन अब फिल्म में एक तरह से स्टेज बाज के रूप में देखने को मिले। 2008 में उन्होंने फॉर क्रिसमस में पोन का एक बदमाश प्रोडक्शन के बड़े भाई डेनस की भूमिका निभाई। फेरबस ने 2009 के कल्पनस्टीन में से अभिनय किया। एक कॉमेडी थी जिसमें 4 जोड़ों का वर्णन था जो कि उष्णकटिबंधीय द्वीप स्टोन में रेफन सत्र में भाग लेते हैं, जिसे उन्होंने लिखा और फिल्म में उन्होंने वॉर के साथ फिर से सह कलाकार के रूप में देखा गया। जबकि क्रिस्टोफर डेविन ने अपनी पत्नी की भूमिका निभाई। उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला स्टार वर्स और द क्लूरोवर्स में मैंडोरियन डेयरडेविल्स के नेतृत्व में फ्री प्रोजन का किरदार निभाया। सितंबर 2009 में उन्होंने स्कॉट मोशन न्यूज़वॉर द्वारा बनाई गई इसी नाम की एक ग्राफिक उपन्यास पर आधारित कॉमिक एंड द एलियंस पर निर्देशित करने के लिए साइन इन अप किया गया और डेनिन क्रेन और हैरिसन फोर्ड अभिनय ये साइन पिक्चर वेस्टर्न फिल्म 2011 में रिलीज हुई और उससे एक वित्तीय निराशा माना गया और जिसने 1993 में फिल्म एक तरह से डॉलर के बजट में बॉक्स ऑफिस पर 175 मिलियन डॉलर्स की कमाई की और मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की। और आलोचनाओं ने आमतौर पर प्रशंसा की और उन्होंने पहलू की आलोचना करते हुए इनका अभिनय किया। 2012 में फेरबस ने NBC शो रिव्यूज़ के लिए पैटर्न निर्देशन किए और जे प्रोस के साथ शो को कार्यकारी निर्माता में एक रूप में काम किया। 2013 में फेरबस ने एक NBC हिट ऑफ के एक एपिसोड सीजन 9 और एपिसोड 16 का निर्देशन भी किया था। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से 2016 में इन्होंने वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की द जंगल बुक का एक लाइव एक्शन रूपांतरण का निर्देशन किया, जिसे एक तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक माना जाता है। और फिल्म जुलाई 2019 में रिलीज हुई और 29 जुलाई को द लायन किंग ने द जंगल बुक को पीछे छोड़कर निर्देशक के रूप में फेरबू की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जबकि मूल फिल्म भी पीछे छोड़ दी थी अपने निर्देशक परियोजनाओं के साथ। उन्होंने 2017 से 2019 तक ऑर्बियस के चूज एपिसोड पर सह कलाकार के रूप में काम किया। वह फिल्म स्पाइडरमैन होम किंग 2017 में हेल्पी हॉनगन के रूप में लौटे और सह कार्यकारी में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 का निर्माण किया। और फेरबस ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लिए एक दृश्य फिल्माया लेकिन उसे काट दिया गया और ब्लू-रे के रिलीजिंग पर समाप्त हो गए। साथ ही साथ 8 मार्च 2018 को ल्यूइस फिलिप्स ने घोषणा की कि वे फेरबस डिज्नी प्लस के लिए एक मैंडोरियन नाम का एक लाइव एक्शन स्टार वर्स टेलीविजन श्रृंखला का कार्यकारी निर्माण और लेखन करेगी। श्रृंखला का प्रीमियम 12 नवंबर 2019 को स्टीफन सेवा के साथ हुआ और फेरबस ने प्रोडक्शन कंपनी गोल्डमैन क्रिस द्वारा से निर्माण किया और जॉन फ्लिस ने फर्गसन के चित्रण को अपनी आवाज़ दी जैसे कि कैप्टन फ्लोज ने निभाया था। उसी वर्ष के दौरान फेरबस सोलस और द स्टीन वॉस स्टोरियन भी और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण विदेशी चित्रण के साथ बैटन के चालक दल के सदस्यों में आवाज़ देते हुए नजर आए। 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में फेरबस ने फिल्म के अंत में एक कैमियो में हैप्पी रॉक्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और साथ ही साथ स्पाइडरमैन फार ऑफ होम की अगली कड़ी में दिखाई दिए। उसी वर्ष मई में ये घोषणा कर दी गई थी कि फेरबस से मेज़बान रोयन शो के साथ नेटफ्लिक्स के लिए एक कुकिंग शो का से मेज़बान और कार्यकारी निर्माण कर रहे हैं, जिसे द शो ऑफ कहा गया। इसका प्रीमियम जून 2019 में हुआ। दिसंबर 2021 में फेरबस ने स्पाइडरमैन नो वे होम में हैप्पी होम्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और मई 2012 में फेरबस ने एपी टीवी प्लस के लिए BBC स्टूडियोज नेचुरल यूनिट के लिए एक श्रृंखला बनाई यानी सीरीज बनाई। अप्रैल 2016 में ये घोषणा कर ये बताया गया कि फेरबस द जंगल बुक की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए वापस आएंगे
और जो कि इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म की समीक्षा द्वारा प्रसिद्ध लाइव एक्शन रूपांतरण था। सीक्वल की शुरुआत प्री प्रोडक्शन 12 जून 2018 को शुरू हुआ और जस्टिन मार्क, जिन्होंने पिछली फिल्म लिखी, ने फिल्म की शुरुआती ड्राफ्ट को समाप्त कर दिया और फेरवन के पास टीपी फैस की पुस्तक टूल ऑफ द टैन में सलाह देने का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए तो नवंबर 2010 में बताया गया कि फेरबू मैजिक किंगडम नाम की एक फिल्म का डिज़ाइन करेगी जो कि वर्ल्ड डिज्नी कंपनी की इस नाम की थीम पार्क पर आधारित होगी। जुलाई 2012 में फेरबंस ने आधिकारिक तौर पर बताया कि वह फिल्म पर काम कर रहे हैं और 2014 में उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी इस परियोजना में रुचि है और वह द जंगल बुक की शूटिंग खत्म करने के लिए इसके निर्देशन के लिए तैयार थे। और नवंबर 2012 में यह कहा गया कि वे एक फेरियो की डेविन फिंचर, ब्रैड वॉनसन के साथ में भी देखने को मिलेंगे। दिसंबर 2013 में विल फेरिस ने कहा कि वे फिल्म अल्फा के सीक्वल्स नहीं बनाना चाहते। इसके बावजूद जनवरी 2016 में एक साक्षात्कार के दौरान फेरबन ने कहा कि वे संभवतः एक सीक्वल बनाना एक तरह से जारी रखेंगे। हालांकि अगले महीने रेफन ने दोहरा किया कि इसकी संभावना नहीं है, लेकिन सीक्वल बनाने और अभी भी भूमिकाओं में वापस नहीं आना चाहते हैं। तो दोस्तों अब इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, किस प्रकार से इन्होंने फिल्मोग्राफी की और साथ ही साथ और भी कई अपडेट मैं आपको बताता हूँ। 2001 में मैडी और इल्फ इनकी सबसे पहली थी और 2005 में जूटन ए स्पेस एडवेंचर और आयरन मैन 2 2010 और कोर्डन एलियस 2011, द चीफ, द जंगल बुक और द लॉयन किंग। जी हाँ दोस्तों, द जंगल बुक पर भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर भी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि किसी और भी मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैंने कई डिटेल बताया थी। साथ ही साथ द जंगल बुक पर भी हम कंफर्म वीडियो लेकर आने वाले हैं और साथ ही साथ मार्वल स्टूडियोज़ के साथ भी ये कई बार देखने को मिले। इनकी बुक एक तरह से कई बुक भी आ चुकी है, उनके बारे में भी हम बता रहे हैं आपको। पहले अवार्ड जान लेते हैं। कीटन चैन मूवी अवार्ड और डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिकन अवार्ड 2021। साथ ही साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड इन्होंने जीता और ग्रैफी अवार्ड 2020 और हॉर्गन पुरस्कार 2020। साथ ही साथ 2005 में प्राइम टाइम अवार्ड, 2021 में भी इन्होंने यही अवार्ड रिपीटेड जीता और राइटन गिल्ड ऑफ अमेरिकन अवार्ड 2021 में जीतते हुए नजर आए। अपकमिंग इनकी एक भी मूवी नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर जो एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग करते हुए नजर आए हैं जेफ नाथलस। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है, मैं फटाफट से इनके बारे में बता देता हूँ क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लेंथी हो चुकी है। और अब कैरेक्टर के बारे में तो हम अगला पार्ट जब इसका आएगा द लायन किंग का तो उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। तो इनके बारे में बात की जाए तो जेफरी नाथलस इनका पूरा नाम है। 12 अक्टूबर 1965 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 55 साल है और लॉस एंजलिस काउंटी कैलिफोर्निया यूएसए में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ मुख्य रूप से स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर भी हैं। इनके एक तरह से जो इन्होंने मूवीज़ लिखी हैं फॉर बेटर और द वॉर्स 1995, स्पाइडर 2 क्रैश कंट्रोल 1997 और रोज हाउस 2 2001, रस हाउस 3 2007, टावर हिल्स 2011 और द लॉयन किंग 2019 और मूफा द लॉयन किंग। जी हाँ दोस्तों, ये इनकी अपकमिंग मूवी है जिसके अंदर यानी एक तरह से लॉयन किंग का ये एक तरह से अगला पार्ट है जिसका टाइटल भी एक तरह से मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपको एक तरह से बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है इसका टीजर या ट्रेलर। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने बताया कि हम बात करेंगे लायन किंग के बारे में, इस मूवी के बारे में जितनी कुछ डिटेल होगी सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। आप में से किसी सब्सक्राइबर ने ही से कमेंट करा था कि इस मूवी के बारे में हमें एक तरह से जानना है, तो मैंने इस पर वीडियो ला दी है।
साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ ये जो मूवी है फुल्ली वीएफएक्स से बनाई गई है और इसके अंदर सारी के सारे जो कैरेक्टर हैं वो एनिमेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे खूबसूरती नज़ारे यानी जानवरों से भरा हुआ एक जंगल दिखाया जाता है मूवी की स्टार्टिंग के अंदर। एनिमेशन किंगडम में कहानी के इस एक तरह से दौर को दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है लायन किंग को और उसके एक तरह से पापा को, और जंगल के अंदर सभी जानवरों को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुशी से रहते हैं। साथ ही साथ जंगल में एक तरह से सब एक तरह से मिलजुल कर रहते थे, और शेर और जो बंदर है वो दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे, और साथ ही साथ कोई भी किसी ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाया करता था। और तभी एक तरह से जो हमारा छोटा लॉयन है, लॉयन किंग का उसका जन्म होता है। बंदर उसे सबको दिखाता है और सब बड़े खुश होते हैं। साथ ही साथ इसी के बाद एक पक्षी को बताया जाता है जो भी बोल सकता था, वो इस लॉयन के पास आकर उससे बात करता था। वो उसे पकड़ कर उसे धमकाने की कोशिश करता है लेकिन फिर वो उड़ जाता है। साथ ही साथ इसी के साथ बताया जाता है लॉयन किंग को जो कि जंगल की तरफ जाता रहता है, और उसका छोटा बच्चा भी उसके साथ था। वो भी एक तरह से एक पहाड़ी के किनारे पर दोनों पहुंच जाते हैं, और साथ ही साथ दोनों एक साथ बात करते हैं। तभी जंगल किंग अपने बच्चे को लेकर अलग अलग जगह उसे घुमाने ले जाता है और उसे शिकार करना सिखाता है। तभी वो छोटा सा बच्चा एक कीड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। साथ ही साथ वो बहुत ही उधम मचाते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे थे, और उसके साथ वो जानवरों के साथ भी बहुत जम के खेलते हैं। साथ ही साथ एक जगह लकड़बग्गों को बताया जाता है जो कि एक छोटी सी गुफा के अंदर है। वो उन शेर के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच जो बड़ा लॉयन है वो वहाँ पर आ जाता है। और अगली बार मेरे बच्चों के ऊपर किसी ने आँख उठाकर भी देखा तो यहाँ लाशें बिछा दूंगा, शेर ऐसे बोलता है। और इस समय वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, और एस्पेक्ट के पिता जब उसे सिम्बा को मना कर देते हैं और साथ ही साथ तुम्हें अब वहाँ नहीं जाना है, फिर आखिर तुम वहाँ क्या करने गए थे। साथ ही साथ वो अपने बच्चों को डांटता है, सभी लोग उससे एक तरह से बात करते हैं मुझे माफ़ी, और साथ ही साथ माफ़ी मांगता है। तब वह कैसे समझा सकता था कि तुम ज़रूर जाना लेकिन तुम्हारी अभी वहाँ जाने की उम्र नहीं हुई। फिर बताता है कि आगे जाकर यह सारा एनिमेशन किंगडम तुम्हें ही संभालना है। साथ ही साथ आज हम तुम्हारे साथ और आने वाले समय में नहीं रहूँगा तो मुझे अब भी याद करोगे, और उस समय तुम ही यहाँ के राजा रहोगे। साथ ही साथ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दूसरी तरफ कार को यह सारा बात पता चलती है, और जब वह मूफा और सिम्बा जिंदा है और ऐसा भी नहीं हो सकता था, इसलिए इसकी भी एक तरह से वो जांच करता है और उन सारे एक तरह से लकड़बग्गों को एक तरह से भड़का देता है। एक तरह से जो लूएन किंग का जो भाई रहता है, एक जो कि जिसे कि राजा नहीं बनाया जाता क्योंकि वो इतना काबिल नहीं था, वो जाकर लकड़बग्गों को भगा देता है। और हम ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इसको नहीं उन्हें एक तरह से जंगल से भगा देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए और इसी के साथ उतना शिकार कर सके। और सारा के सारे घटियों के बीच उनमें सिम्बा को कहते हैं कि साथ ही साथ बताया जाता है जंगल के जितने भी एक तरह से जीव जो रहते हैं वो बोलते हैं कि आपके बाद आपका बेटा ही राजा बनेगा और अगला राजा बनेगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और यह बात यह भी कहने के साथ चलती रहती है, और हमें आगे कुछ दिन में दिखाया जाता है कि कैसे सिम्बा अपने एक तरह से फादर बिपू के साथ बहुत सी प्यार से एक तरह से खेल खेलता है, और इतनी प्यारी लगती है कि मानो कि असली शेर है और शेर हमारी आंखों के सामने नहीं खेल रहे हैं। और अगली सुबह सिम्बा जल्दी उठकर अपने फादर बिपार को कहता है कि आप इस जंगल की सैर कराने वाले थे और आप मेरे साथ ही जल्दी चलिए। जब तो एक तरह से फंस वहाँ पर सिम्बा को लेकर एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर पहुँच जाता है, और उसे वह बताता है कि जहाँ तक तुम देख पा रहे हो, यानी कि जहाँ तक सूरज की रोशनी है, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है, उस सभी को हमारा एक तरह से सलाम है। और दूसरी तरफ हमें इस सभी की रक्षा करनी है क्योंकि हमें इस जंगल का राजा हूँ
और तुम भी अब मेरे बाद इस जंगल के राजा बनोगे। तुम्हें आने वाले एक तरह से राजा के रूप में यहाँ पर तभी माना जाएगा जब तुम इसकी रक्षा करने के काबिल रहोगे और कभी रहोगे। वैसे ही आगे भी ऐसे ही एक तरह से हम इनकी रक्षा करते रहेंगे, उनके पीछे कोई हलचल ना होने, और इसी चीज़ पर हमें भी देखना होता है। और आगे जाकर ये सब तुम्हें देखना है तभी सिम्बा की नज़र वहाँ बहुत दूर एक पहाड़ी पर पड़ती है जिसका नाम था काली पहाड़ी। और मूफा बताता है कि तुम इस पहाड़ी पर अगली बार से कभी मत एक तरह से नाम मत लेना और इस पर कभी मत जाना, और तुम्हें भी वहाँ पर कभी नहीं जाना है जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ। अपनी बेटी को पूरी तरह से एक तरह से जंगल का लहसू दे रहे थे, और तभी वहाँ पर एक जाजू नाम का एक एक तरह से बड़ा जाता है, यानी एक तरह से बड़ यानी एक तरह से पक्षी आ जाता है। ये इन लोगों को बहुत सी प्यारी मैसेज भेजता है और हर चीज़ कन्फ्यूज यानी कि जंगल में रहने वाली सारी इक्विपमेंट में एक तरह से बारे में इन्हें बताता है। और साथ ही साथ हिरन यानी कि लकड़बग्घों को अटैक करने के लिए रानी अपनी टोली के साथ वहां पहुंच रही है, और सभी समझौता कहते हैं कि सिम्बा को तुम्हें अपने साथ ले जाना है, जो कि आप समझ में घर वापस जाने लगते हैं। और वह अपने घर एक तरह से आता जाता अपनी चाह बनाता है। साथ ही साथ स्कॉट ओवर के पास में चले जाते हैं, वहाँ पर सिम्बेस और ये बातें करते हैं, और इसी गोड को पता चलता है कि ब्रेस ने सिम्बा को पहले ही अपना राजा बना रहा है, यानी कि पूरे जंगल के अंदर उसी का ही राज होगा। साथ ही साथ उसे अपनी एक काली घाटी का भी नाम लिया है, और अब इस कार को उन लोगों की तरह चीज़ पर चली गई है, और शायद इन चीज़ों को वहाँ नहीं भेजते हैं। और तभी एक तरह से बताया जाता है कि वहाँ पर एक पक्षी उड़ता हुआ आता है, सिम्बा को एक जैसे पागल बनाने की कोशिश करता है, यानी कि छोटे बच्चों की जैसे बहलाया जाता है वैसे ही इन्हें काटने पर सिम्बा को भी एक तरह से थोड़ा दर्द होता है। साथ ही साथ फिर एक जैसे बड़े लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बच्चे को तभी एक लोग द्वारा इसे देखा जाता है। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है आपको, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अब पूरी एक तरह से एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीट करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ी और जितनी कुछ डिटेल है वो सारी की सारी मैं आपको बता देता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही साथ जिस भी सीरीज़ के बारे में यदि आपको जानना हो, मूवी के बारे में जानना हो, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लायन किंग की थोड़ी स्टोरी जान चुके थे साथ ही साथ, और आगे मैं बताता हूँ। साथ ही साथ इसके बारे में पहले बेसिक डिटेल जैसे कि मैंने बताया था वो जानेंगे, और फिर स्टोरी जानेंगे। पूरी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो 1994 की द लायन किंग के रीमेक की योजना को सितंबर 2016 में पुष्टि की गई, जिसमें द जंगल बुक 2016 जैसी एक तरह से डिज्नी रीमेक की बॉक्स ऑफिस सफलताओं के बाद फेयरव्यू निर्देशांक से जोड़ा गया, और जिसका निर्देशांक भी फेयरव्यू ने किया था। और डिज्नी ने अक्टूबर 2016 में इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने के लिए एक दासन को काम पर रखा। साथ ही साथ जिसका निर्देशक भी एक तरह से फेयरव्यू ने किया था, और साथ ही साथ कई पात्र इसमें मिलते हुए नजर आए, और फिल्मों की कहानी के तत्वों पर विकास हुआ। और अधिकांश मुख्य कलाकारों ने 2017 की शुरुआत में एक तरह से हस्ताक्षर किए, और मुख्य फोटोग्राफी एक तरह से 2017 के मध्य में लॉस एंजलिस में और एक ब्लू स्की मंच पर हुई। और द जंगल बुक की सिनेमेटोग्राफी में उपयोग किए गए अभ्यासी और वास्तविक उपकरण का काफ़ी देर तक एक पैमाने पर उपयोग किया गया, और शेर राजा संगीतकार और हांस जिमर और एल्टन जॉन और संगीत टीम रेटन जिसमें सभी ने एक मूल साउंड ट्रैक पर काम किया, और नॉस गॉर्डन के साथ स्कोर बनाने के लिए लौट आए, जिन्होंने साउंड ट्रैक के पुनः निर्माण में जॉर्ज की सहायता की और फिल्म के लिए एक नया संगीत लिखा जिसका शीर्षक था आत्मा, जिसका उन्होंने प्रदर्शन भी किया। और ये फिल्म संपादन मार्क लीवोन्स के लिए एक अंतिम चेहरे के रूप में काम करते हुए नजर आए, और ये उनकी स्मृति की समाप्ति में लगभग 260 मिलियन के अनुमानित बजट के लिए एक तरह से द लायन किंग अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। द लायन किंग का प्रीमियम हॉलीवुड में 9 जुलाई
2019 को हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 दिन बाद तकरीबन 19 जुलाई 2019 को डॉल्बी सिनेमा में रियल टाइम 3D में एक तरह से IMAX फॉर्मेट में रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और जितनी कुछ डिटेल है मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो अधिकांश मुख्य कलाकारों ने 2017 की शुरुआत में हस्ताक्षर किए और मुख्य फोटोग्राफी 2017 के मध्य में लॉस एंजलिस में एक ब्लू स्क्रीन पर मंच पर शुरू हुई। द जंगल बुक की सिनेमेटोग्राफी में उपयोग किए गए आभासी वास्तविक उपकरण फिल्मांकन के दौरान बड़े पैमाने पर उपयोग किए गए। शेर राजा संगीत हैंस जिमर और एल्टन जॉन और गीतकार टॉम स्टैंस ने दिए, जिनमें से सभी ने एक मूल साउंड ट्रैक पर काम किया और नॉल कर्टन के साथ स्कोर बनाने के लिए लौट आए, जिन्होंने साउंड ट्रैक के लिए पुनर्निर्माण में जो उसकी सहायता की और फिल्म के लिए मुख्य रूप से एक नया गीत लिखा जिसका शीर्षक था एक जैसे आत्मा, जिसका एक तरह से हिंदी टाइटल मैंने आपको बताया। ये फिल्म संपादन मार्क लिबोस के अंतिम श्रेय के रूप में काम करने के लिए उनकी एक तरह से अमूर्ति को समर्पित था और लगभग 260 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ द लायन किंग अब तक एक तरह से बनने वाली सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। और द लायन किंग का प्रीमियम हॉलीवुड एक तरह से हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को हुआ और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे 19 जुलाई एक तरह से 2019 को बॉल्डिन सिनेमा ईयर 10 और 3D में IMAX फॉर्मेट में रिलीज़ किया गया। इसने अपने नाटकीय प्रदर्शन के दौरान 1.6 बिलियन से भी अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें फौजर को एक तरह से पछाड़ कर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, एनिमेटेड फिल्म बन चुकी थी और ये अब तक की सबसे तगड़ी फिल्मों में से एक थी। साथ ही साथ इसी के साथ इसके बारे में और डिटेल बताया तो शेर से एक तरह से राजा इससे आलोचनाओं को मुझसे समीक्षाएं मिली, जिसमें एक दर्शन प्रभाव और संगीत स्कोर और गायन प्रदर्शन और विशेष रूप से रोजन और एक तरह से आयचर का शीर्षक भी किया गया, लेकिन इन पात्रों में एक तरह से मौलिकता और चेहरे के भावनाओं की कमी के कारण आलोचनाओं की कमी की गई और फिल्म को 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 25वें क्रिटिन चैन अवार्ड में एक तरह से सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म और मूल श्रेणी के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। इसे दृश्य प्रभाव के लिए 73वें ब्रिटेन अकादमी फिल्म पुरस्कार और एक तरह से 92वें अकादमी पुरस्कार में नामांकन किया गया और मुआफन द लायन किंग नाम का एक सीक्वल फिल्म 5 जुलाई 2024 को रिलीज होने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से मुआफिज द लायन किंग। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग इसका अगला पार्ट है, इस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे और सारी कुछ अपडेट है जो कि एक तरह से निकल कर आ रही है, सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। तो एक तरह से 92वें अकादमिक पुरस्कार में भी इसे नामांकन किया गया और मूर्फा द एक तरह से लायन किंग का नाम सीक्वल से 5 जुलाई 2024 को रिलीज होएगा, जिसका निर्देशन बैरी जॉनकिस ने किया है। इसकी स्क्रिप्ट यानी स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी मैंने थोड़ी थोड़ी आपको एक्सप्लेन की थी, तो अब वापस एक तरह से मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आपको देखने को मिला और कहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर ली थी, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अफ्रीका के गौरव भूमि पर शेरों का एक समूह प्राइम रोग से जानवरों के समाज पर शासन करता है और राजा मूफा और रानी सार भी अपनी नवजात बेटी एक तरह से बेटे सिम्बा को राजा के जादूगर और सलाहकार रफिन मैडन द्वारा एकत्रित जानवरों के सामने पेश करते हैं और मुआफ सिम्बा को एक तरह से गौरव भूमि दिखाता है और उसे राजत्व की जिम्मेदारी और जीवन के चक्र के बारे में बताता है, जो कि जीवित चीज़ों को जोड़ता है और मूफा एक छोटा भाई इसका सिंहासन का लालच करता है। जी हाँ दोस्तों, मूफा जो राजा रहता है अभी उसका एक तरह से छोटा भाई भी रहता है जो कि सिंहासन का लालच करता है, क्योंकि उसके कारण उसे सिंहासन नहीं मिला था, इसीलिए वो ये सब करता है।
और जो सभी जीव जंतुओं को जोड़ता है। मूफा एक छोटा भाई, जैसे कि मैंने बताया था। मूफा और सिम्बा से छुटकारा पाने के लिए साजिश रचता है ताकि वह राजा बन सके। एक दिन सिम्बा और उसके सबसे अच्छे दोस्त नाला एक हाथी एक तरह से कब्रिस्तान का पता लगाते हैं, जहाँ पर पूरी शोरतन के नेतृत्व में एक तरह से चित्र द्वारा लकड़बग्घों का एक समूह उनका पीछा करता है। मूफा को इस घटना के बारे में एक तरह से ऑर्जन हॉर्न से पता चलता है और हेज और सबको को बचाता है। हालांकि सिम्बा की अवज्ञात करने के खुद को और नाला को खतरे में डालने के लिए मूफा उसे परेशान करता है, लेकिन मूफा ने फिर उसे माफ़ कर दिया था। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से बताया जाता है, हालांकि सिम्बा अवज्ञात करने के लिए खुद को एक तरह से नाला को खतरों से एक तरह से डरने के लिए मूफा और उससे परेशान है, लेकिन मूफा ने उसे माफ़ कर दिया था, जिसमें एक दिन सिम्बा पर नज़र रखेगा। और इसी बीच इसकार जिसमें पूरी योजना बनाई थी लकड़बग्घों से मिलने जाता है और फिर उन्हें प्रेम लेडन में एक शिकार के अधिकार के बदले मूफा को उखाड़ फेंकने में मदद करने के लिए एक तरह से मना लेता है। और इसकार अपने भाई और भतीजे के लिए जाल बिछाता है और सिम्बा को एक तरह से फुसलाकर एक घाटी में ले जाता है। और लकड़बग्घों ने जंगली जानवरों के एक बड़े झुंड को एक तरह से भगदड़ में धकेल दिया है और उसे रोन दिया है। और वह मूफा और सिम्बा को खतरे के बारे में सूचित करता है और ये जानते हुए कि वह उसे बचाने के लिए दौड़ेगा। और मूफा सिम्बा को बताता है, लेकिन अंत में से एक जैसे खाई के किनारे का खतरनाक तरीके से लटक जाता है। इसकार ने मूफा की मदद करने से इनकार कर दिया है, बल्कि उसे गिराकर मौत के घाट उतार दिया है। फिर वह सिम्बा को ये सोचने के लिए प्रगराता है कि ये त्राही उसकी गलती है और उसे कहता है कि वह एक प्राइम लेटेंट छोड़ दे और कभी वापस ना लौटे। वह लकड़बग्घों को उसे मारने के लिए आदेश देता है, लेकिन सिम्बा भाग जाता है और स्कार प्राइम को बताता है कि एक जैसे भगदड़ में मूफा और सिम्बा को मार डाला है और उन्हें राजा के रूप में आगे बढ़ता है, जिसमें हाइना और प्राइम लेटर में रहने की अनुमति मिलती है। तो बहिष्कृत टीनो और पूना एक मैरिगन और सोलबन सिम्बा को बचाते हैं, जो कि एक रेगिस्तान में गिर जाता है। सिम्बा अपने दो नए दोस्तों और एक अन्य जानवरों के साथ एक तरह से नकलिस्तान में बड़ा होता है और हुरकन और भाटन सेवन में एक तरह से आदर्श वाक्य के तहत एक लापरवाह जी रहा था। और बड़ा हुआ सिम्बा टिरमन और पुरवन को एक भूखी शेरनी से एक तरह से बचाता है और जो कि नाला एक तरह से नाला बन जाती है। और वह सिम्बा को फिर से मिलता है और प्यार से बड़ा एक तरह से करता है और वह उसे घर लौटने का आग्रह करती है और उसे बताती है कि इस कार के शासन के तहत प्राइम लेटन और एक तरह से सुखस्थ बंजर भूमि बन गई है और अर्थिंग तौर पर अपने पिता की मृत्यु का कारण बनने के लिए अपराध बोध से सिम्बा मना कर देता है और आगे भाग जाता है। और फिर उसकी मुलाकात रफीन से होती है, जो कि उसे बताता है कि मूफा की आत्मा सिम्बा में रहती है और सिम्बा रात के आकाश में मूफा के भूत से मिलता है, जो कि उससे कहता है कि उसे राजा के रूप में अपनी उचित स्थान लेना होगा। यह महसूस करते हुए कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत से भाग रहा है, सिम्बा ने प्राइम लेटेन से लौटने का फैसला किया है। अपने दोस्तों की सहायता से सिम्बा प्राइम जोन में लकड़बग्घों के पास से गुजरता है और स्कोर का सामना करता है, जो एक सराय एक तरह से सर्वी से लड़ने जाता था। और उसका मूफा की मदद एक जैसे मूफा की मौत में उसकी भूमिकाओं के लिए सिम्बा को ताना मारता है और उसे चट्टान के किनारे ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसने मूफा की हत्या कर दी। और क्रोधित होकर सिम्बा बाकी अभिनव के सच्चाई बताता है कि इसका खुद का बचाव करने का प्रयास करता है, लेकिन मूफा के अंतिम क्षण के बारे में उसका ज्ञान पहले ही दावा करने के बावजूद कि वह कर्ण में बहुत देरी हो चुकी है। मूफा की मौत उसकी भूमिका को उजागर करती है और टिरमन पूर्णन और जारजू एक तरह से और शेरनी लकड़बग्घों से बचते हैं, जबकि स्कार भागने की कोशिश करता है और प्राइम रोकन को शीर्षक के काम में कंगाल में फंस जाता है। स्कार तय की भीख मांगता है और अपने अपराधों का दोष लकड़बग्घों पर मरने का प्रयास करता है। सिम्बा ने उसकी जान बख्श दी है, लेकिन उसे हमेशा के लिए प्राइम लेटन छोड़ने का आदेश दिया है। स्कार ने मना कर दिया है और अपने भतीजे पर हमला कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी लड़ाई के बाद सिम्बा ने उसे चट्टान के नीचे फेंक दिया है। स्कार
गिरने से बच जाता है, लेकिन लकड़बग्घों ने उसे पर हमला कर दिया है और उसे मार डाला है, क्योंकि लकड़बग्घों ने उन्हें धोखा देने की उसकी कोशिश को पूरा सुन लिया था। और बाद में सिम्बा ने राजस्तंभ संभाल लिया और नाला को अपनी रानी बना लिया। और फिर प्राइम लैंडन को उसकी सामान्य स्थिति के बहाल करने के लिए रफीन जीवन के चक्र को एक तरह से जारी रखते हुए सिम्बा और नाली के एक तरह से अवजात सबको इकट्ठा जानवरों के सामने पेश करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये मूवी का एंड यहीं पर होता है। इसका अगला पार्ट आपको एक तरह से कंफर्म देखने को मिला है, बनकर तैयार है, लेकिन वो 2024 में आपको धमाकेदार एक तरह से एक्शन के अंदर अंदाज में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर वॉइस भी बहुत तगड़ी तगड़ी करेक्टर ने डाली है सिम्बा के रूप में डोनाल्ड ग्लोवर। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ग्लोवर ने इसकी एक तरह से आवाज़ दी है। साथ ही साथ डेवलपमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके 28 सितंबर 2016 को पोर्ट डिज्नी पिक्चर ने पुष्टि की कि वह जॉन पुलिस और 1994 की एनिमेटेड फिल्म द लायन किंग के लिए रीमेक का निर्देशन करेगी, जिसमें एक तरह से डिज्नी लाइव एक्शन की हॉलिस बॉक्स ऑफिस सफलताओं के बारे में 1994 की फिल्म के गाने शामिल हो गए। और मेल्फी सिल्लो और फेल्विस की द जंगल बुक और ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी रीमेक फिल्मों के बाद 3 ने भी एक आलोचना प्रशंसा अर्जित की है। साथ ही साथ 13 अक्टूबर 2016 को यह बताया गया कि डिज्नी ने रीमेक के लिए एक पटकथा लिखने के लिए जेफन जॉनसन को काम पर रखा है। और नंबर में कमिंग सून नेट के साथ बात करते हुए फेरवर ने कहा कि द जंगल बुक में उन्हें जिस वर्चुअल सिनेमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है उसका उपयोग द लायन किंग में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि द लायन किंग लाइव एक्शन फिल्म होगी, ये वास्तव में फोटो कंप्यूटर जनरेट एनिमेशन का उपयोग करते हैं। डिज्नी ने भी इसे लाइव एक्शन के रूप में वर्णित किया और यह कहा कि द जंगल बुक के तकनीकी रूप से अभूतपूर्व भी एनिमेटेड फिल्म के रीमेक के रूप में काम करेगी। और फेरबर्न बॉर्डन रूपांतरण से प्रेरित थी और रीमेक के कथनांक के साथ कुछ एक तरह से फलों और विशेष नाल की सैरबी की भूमिकाओं के लिए फिल्माया गया। फेयरवेस का संदेह मूल फिल्म की कहानी पर अपनी राय को विकसित करना था, जिसमें उन्होंने BBC एक तरह से वन्य जीव चित्र का ट्रेशन बनाया। और यह फिल्म संपादन मार्क लिवोन के लिए अंतिम श्रेय के रूप में कार्य कर रहे थे, जिसकी सितंबर 2018 में मृत्यु हो गई। यह फिल्म उन्हें समर्पित है। साथ ही साथ इसके बारे में और भी कई डिटेल हैं। मुख्य रूप से फरवरी 2017 के मध्य में गोल्डन ग्लोबर के सिम्बा के रूप में चुना गया है, जिसमें जेमल अल और जॉन 1994 की फिल्म में मूफा के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराएगी। और अप्रैल 2017 में बिनी एक तरह से आइसचन और सेट रोजन्स को क्रम से टिमोर ब्रूजन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। जुलाई 2017 में जॉर्ज ओल्विन को जारजू के रूप में चुना गया है। अगस्त 2017 में अल्फ्रेड वुडन और जॉन कार्निन को क्रम से सार्बी और रैफिन की भूमिका निभाने के लिए रखा गया है। इससे पहले मार्च 2017 में यह घोषणा की गई है कि बर्टन नॉर्टन और नाले की भूमिकाओं के लिए फेयरव्यू के शीर्षक संपादन किए गए हैं और निर्देशक और स्टूडियो से उनके व्यक्ति कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए तैयार हो गए। बाद में 1 नवंबर 2017 को ये एक तरह से आधिकारिक घोषणा की गई कि उनकी भूमिका की पुष्टि की गई है, जिसमें यह भी पुष्टि की गई है कि वह एक तरह से चीवेट फिल्जोन्स फ्लोर और किंग और माइस की एशियन सॉन्ग्स की कैंपेन की आवाज़ होगी, जबकि जेडी मैकबर्न्स और याजदी राइड फॉरबन कम से युवा से एक तरह से सिम्बा और युवा नाल की आवाज़ होगी। नवंबर 2018 में एमी सोडियंस को फिल्म के लिए बनाई गई भूमिकाओं में चुना गया और घोषणा की गई। और द जंगल बुक के मुख्य विक्रेता द मूविंग पिक्चर्स ने दर्शक प्रभाव प्रदान किया, जिसमें देख रेख रॉबन लॉकटन और एलियन न्यूरकन और एडन वोल्ट ने की। वर्चुअल एक तरह इफेक्टर सुपरवाइज रॉबन वॉल्टन के अनुसार फिल्म मुख्य रूप से वर्चुअल रिटेन पर उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ वेल्चेस प्रोडक्शन सुपरवाइजर सीगन बालकृष्णन ने अपनी पेशेवर वेबसाइट पर कहा कि वे फिल्म निर्माता में मोशन एक तरह से कैप्चर और वीवर एआर तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फेयरवर के अनुसार MPS ने तकनीकी फॉर्म के साथ इसे यूज़ किया
और इसे शूट किया गया। साथ ही साथ MPS फिल्म के सभी VFX शॉट्स पर प्रभावी है और इसमें 1490 VFX शॉट है। जानवरों की कला और फोटो संदेह और डिज़ाइन किए गए हैं और उसमें पात्रों का भी निर्माण हुआ है और आगे सुधार के लिए सभी हैरन आकार बनावट और फर को चरण दर चरण प्रस्तुत किया है, जिसके एक दशक बाद में मुख्य रूप से आधार पर जानवरों का एनिमेशन हाथ तैयार किया गया। जानवरों की चाल, मांसपेशियां, आंखें, 30 से भी अधिक प्रजातियों के एनिमेशन बनाए गए और पर्यावरण की पूरी तरह से CGI में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, कितनी मेहनत करके इसे बनाया गया है और VFX की क्वालिटी देखी जाए तो एक नंबर क्वालिटी आपको देखने को मिली थी। और FX सिलेबस जैसे पानी गए जैसे गंदी और आग सीवर तकनीकों कैमरा में शॉट्स के साथ जोड़कर बनाए गए हैं ताकि दर्शक को VR सिनेमैटिक वातावरण में रिजिन किया जा सके। और फिल्म के लिए विकसित किए गए सॉफ्टवेयर में हेडलाइट कैमरे की स्थिति कैमरे रूप से 7 दर्शक प्रभाव में बनाए गए। और डिज्नी के प्रोडक्शन अध्यक्ष सीनियर बेल ने फिल्म के प्रदर्शन प्रभाव के बारे में कहा कि यह फिल्म निर्माता का नया रूप है, ऐतिहासिक परिभाषा काम नहीं करती और इसमें तकनीकी मुख्य रूप से उपयोग किए गए हैं। साथ ही साथ अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाएगा जिन्हें पारंपरिक रूप से एनिमेशन कहा जाएगा और लाइव एक्शन कहा जाएगा। साथ ही साथ और भी कई एनिमेटेड एक तरह से सीक्वेंसेस के एक तरह से तैयार किए गए और साथ ही साथ एनिमेशन में सब कुछ करवाने के बजाय टीम ने आभासी पात्रों को वास्तविक जानवरों की नकल करने वाले तरीकों में व्यापार करने की अनुमति देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। और पूरी फिल्म में एकमात्र गैर एनिमेटेड शॉट शुरुआती दृश्य में सूर्योदय है, यानी कि पूरी की पूरी जो मूवी है वो पूरी की पूरी एनिमेटेड है और स्टार्टिंग का जो सीन है सिर्फ वही एक तरह से कैमरे से शूट किया गया, यानी रियलिस्टिक जो सीन है वो पूरी टोटल मूवी में मिलाकर वही है। साथ ही साथ म्यूजिक की बात की जाए तो हैंस जिम्मा, जिन्होंने 1994 की एनिमेटेड संस्करण की रचना की थी और इसे सहयोग के रूप में फेरन विलियम्स के साथ रीमेक के लिए स्कोर तैयार करने के लिए लौट आई थी। और LT जॉर्डन भी सेवानिवृत्ति से पहले मूल फिल्म से अपनी संगीत रचनाओं को फिर से बनाने के लिए लौट आए और नोल कर्टन साउंडट्रैक के पुनर्निर्माण में जॉर्डन की सहायता करते हुए नजर आई। नोल कर्टन ने भी 2018 में फिल्म के लिए नए गाने बनाने के लिए निर्धारित किए गए। हालांकि नोल कर्ट और जॉर्ज के बीच सहयोग सफल नहीं हो सका क्योंकि अप्रकाश गीत और अधिकारी साउंड ट्रैक में नहीं जोड़ा गया। साथ ही साथ इसी के साथ रायन ने फिल्म की अंतिम क्रेटन के लिए नया गाना लिखा जिसका शीर्षक था नेवर टू डेट और जॉन द्वारा प्रसारित किया गया और नोलन कार्ड द्वारा प्रस्तुत और स्वयं इलाह सलमा जेद और लेबन द्वारा लिखित था। साथ ही साथ इसी के साथ इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया। साउंड ट्रैक 11 जुलाई 2019 को डिजिटल रूप में और साथ ही साथ 19 जुलाई 2019 को भौतिक रूप से जारी किया गया। और नोलन कोर्टन ने द लायन किंग द गिफ्ट नाम का एक एल्बम निर्माण किया गया जो कि क्यूरेस में भी किया गया जिसमें स्टीफन और साथ ही साथ फिल्म में प्रेरित गाने भी शामिल थे। साथ ही साथ पूरा का पूरा जो एल्बम है वो आपको देखने को मिला और साथ ही साथ 19 जुलाई 2019 को जारी किया गया। साथ ही साथ और भी कई अपडेट है जो कि मैं आपको बताऊंगा। आप पहले तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे हाल पर सेट कर दे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो कोई सी भी OTT प्लेटफॉर्म की हो या सिनेमा हॉल में रिलीज हुई हो, चाहे वो डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो या एप्पल TV की हो, चाहे स्टेंज, HBO, यानी टोटल मिलाकर कोई से भी OTT प्लेटफॉर्म कोई सी भी कंट्री की हो, आपको सिंपली हमारे कमेंट बॉक्स में आना है, उस सीरीज या मूवी का नाम लिख देना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लायन किंग के बारे में जान रहे थे और आप भी अपनी कमेंट कर नीचे आपका जो एक तरह से मूवी है वो आप नीचे लिख सकते हो, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में सारे कुछ डिटेल जान लेती है और कुछ एक तरह से कैरेक्टर बच चुके थे उनके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल जान लेते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की द लायन किंग के बारे में, जो कि आपको 2019 में देखने को मिली थी। इसके बारे में इसका रिव्यू कर लिया, इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, इसके कैरेक्टरों के बारे में जान लिया, वीएफएक्स और बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यानी टोटल मिलाकर जितनी कुछ इससे रिलेटेड बातें थी और डिटेल थी, सब कुछ हमने डिस्कशन किया। और आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में जिस मूवी या सीरीज के बारे में जानना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। तो आज का एक तरह से टॉपिक था द लायन किंग, इसके बारे में सब कुछ जान लिया। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी है कि प्यारा सा कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।